जिसको हम कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं या ट्रेड क्रॉप कहते हैं। मुगल काल में इनको तिजारती फसलें कहा जाता था। तिजारती फसलें जो है वो कहा जाता था। गन्ना है, कपास है, अफीम है, तंबाकू है, तिलहन है। तिलहन यानी वो फसलें जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं। तिलहन में जो है सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, तिल है, अरंडी है, एक वो आजकल फैशन चला हुआ है ना, है जैतून भी ले सकते हैं इसके अंदर। एक वो आजकल खाना खाने के बाद में फैशन चला है ना भी नया, कौन सी चीज़ खाई जाती, दाने वाली नहीं, सौंफ नहीं, तिलहन के अंदर एक वो जो एंटीऑक्सीडेंट है। अरंडी के बाद में वो एक आता है ना फेमस, खाने के बाद में आजकल सौंफ की जगह एक नई चीज़ खाने का प्रचलन बढ़ा है बहुत ज़्यादा। अलसी, आजकल जिसको भी कहे अलसी के बीज खाइए। अलसी के बीज जो होता है इससे खून साफ होता है। अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अलसी का बीज डाइजेस्टिव में अच्छा है। सौंफ के टेस्ट भी होता है, रिच फाइबर है। अलसी खूब खाना चाहिए। खाना खाने के बाद में सौंफ खाने का, सुपारी खाने का, पान खाने का तो खैर बीकानेर में है, बाकी उसकी बजाय आप अलसी खाइए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। पहले अपन देखिए गन्ना। गन्ना नंबर 1 तो गन्ना कोई फसल नहीं है, गन्ना एक घास है। गन्ने को अपन फसल में नहीं ले सकते, जैसे खरीफ लेते हैं, रबी लेते हैं, फसल नहीं है, गन्ना एक घास है। घास की प्रजाति है। इस घास को पूर्ण विकसित होने में लगभग 12 से लेकर के 15 महीने का समय लेता है, यानी 1 साल, सवा साल से एक बार गन्ने की फसल आती है। 12 से 15 महीने लगते हैं। घास में सुक्रोज जमा हो जाती है तो घास मीठी हो जाती है। तो गन्ना कोई फसल नहीं है, जैसे अपन कहते हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये तो एक घास है जो उग जाती है, सुक्रोज के कारण मीठी हो गई है। तो मीठी है तो नेचुरली मीठी चीज में क्या आएंगे? नहीं, वो तो है, मीठी चीज में कीड़े आएंगे अपन तो मीठी चीज होते क्या हो गए? कीड़े आ जाएंगे। तो गन्ने की फसल में राजस्थान में कीड़ा बहुत फेमस है जिसका नाम है पायरीला। ये प्राय पूछा जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर खेत में करते हैं ना, स्प्रे करते हैं, कीड़े लग गए स्प्रे। पायरीला जो है वो गन्ने की फसल का फेमस कीड़ा है। तो मीठा होता है ये बहुत जल्दी, और फफूंद भी बहुत जल्दी लग जाती है। गन्ने के अंदर फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। तो गन्ने में फंगस लगने से रोग भी हो जाता है, रेड रॉट। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। गन्ना कई बार अपन देखते हैं ना, तो इस तरह से जैसे होता है तो उसमें बीच में यहाँ से लाल लाल सी हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। तो लाल किसका मतलब? उसमें रेड रॉट की शुरुआत हो गई थी। रेड रॉट इसके अंदर जो है फफूंद की वजह से होने वाला रोग है। चीनी उत्पादन में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो गंगानगर है। गन्ना बेल्ट राजस्थान में गंगानगर है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ चित्तौड़ भी है, बूंदी भी है। ये बेल्ट भी गन्ने का फेमस बेल्ट है। कभी चित्तौड़ में भी ज़्यादा होता है, बूंदी में भी ज़्यादा होता है। लेकिन अभी जो पिछला आंकड़ा देखिए, अपने को एक ध्यान रखना है कि 2015-16 में गणना हुई थी, उसके बाद में मुझे मिले नहीं डाटा। 2021-22 के अंदर गणना फिर होनी थी, 5 साल के बाद में। कृषि मंत्रालय हर 5 साल के बाद में गणना करते। 2021 में क्या चल रहा था? कोरोना चल रहा था, पूरा अपनी जनगणना काम हुई है इसमें।
2021 में मानव जनगणना भी तो होनी थी ना, वो अभी तक 2024 आ गया, हुई नहीं। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 2021-31 में ही करेंगे, 2028-29 से शुरू करेंगे। इसकी भी जनगणना नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल अपने को जो है वो यही ध्यान रखना है कि गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है, चित्तौड़, इसमें गंगानगर के अंदर। उससे पिछली गणना के अंदर बूंदी गन्ने में नंबर 1 था, कभी चित्तौड़ गन्ने में नंबर 1 आ जाता था। इंडिया में गन्ना सर्वाधिक यूपी, और प्रति हेक्टर पूछे तो पंजाब। इंडिया में पूछे गन्ना सर्वाधिक यूपी, प्रति हेक्टर पंजाब। उपयोग चीनी बनाने में करते हैं। गन्ने का मेन क्या है, चीनी। गन्ने से पहले गुड़ बनाया जाता है और गुड़ से बाद में फिर जो है वो चीनी बनती है। गुड़ गन्ने का ही तो है, गन्ने का ही तो रस से गुड़ बनता है, और गुड़ से ही बाद में फिर जो है सल्फर मिला दे। तो गुड़ और चीनी दोनों में से अगर एक चीज चूज करना हो तो आप गुड़ को चूज कीजिए। गुड़ और चीनी दोनों में से कोई एक चीज चयन करना हो तो गुड़ ज़्यादा फायदेमंद भी बहुत सारा है, चीनी कुछ भी फायदेमंद नहीं है। चीनी तो प्रोसेस होगी, नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा, और सल्फर की मात्रा चीनी में बहुत ज़्यादा होती है। चीनी तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जहाँ तक गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी मिले हैं राजस्थान में 3, वो अपन आगे उद्योग में ले लेंगे। कपास, कपास गंगानगर, हनुमानगढ़, ये बेल्ट राजस्थान में 80% से ज़्यादा कपास होता है। राजस्थान का 80% कपास जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। और यहाँ जो कपास होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अमेरिकन कपास। और इस अमेरिकन कपास को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, नरमा। नरमा नाम सुना होगा ना, नरमा या अमेरिकन कपास। हम अपनी भाषा में कपास को नरमा बोलते हैं, वैसे अमेरिकन कपास। कपास का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में ही होता है। कपास बढ़िया है या घटिया है, बाजार में अपन जाएंगे कपास लेने के लिए, बढ़िया है या घटिया है, तो ये कपास का जो रेशा है, उस रेशे की, ये जो कपास का बीज है, इस बीज के चारों तरफ रेशा लिपटा होगा। अगर रेशा 5 सेंटीमीटर के आसपास है तो वो नरमा है या अमेरिकन कपास है। रेशा छोटा है, 2.5-3 सेंटीमीटर के आसपास है, तो वो अपना देसी कपास है। देसी कपास छोटे रेशे का होता है, अमेरिकन कपास बड़े रेशे का होता है। तो कपास की क्वालिटी रेशे की लंबाई पर निर्भर करती है। अमेरिकन कपास, जिसको हम नरमा कहते हैं, सबसे बढ़िया कपास होता है। और हमारे यहाँ जो हड़ौती क्षेत्र अपन ने पढ़ा था, काली मिट्टी, काली मिट्टी है कपास का प्राकृतिक क्षेत्र। यहाँ जो देसी कपास होता है हमारे पास में, यह देसी कपास 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसको हम मालवी कपास कहते हैं। मालवी कपास कहा जाता है। तो मालवी कपास का होता है हड़ौती क्षेत्र में, जो कमजोर क्वालिटी का है। और नरमा या अमेरिकन कपास का होता है गंगानगर, हनुमानगढ़ का। और कपास जो हो रहा है उसको कई बार आता है देसी भाषा में क्या कहते हैं, बढ़िया। अमेरिकन कपास का दूसरा नाम है नरमा, और इसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं, कपास को बढ़िया बोला जाता है। कपास चूंकि ऑयल होता है बीजों के अंदर, कपास का बीज, कपास के बीजों का तेल को अपन क्या कहते हैं, कैस्टर ऑयल बोलते हैं ना। क्या कपास के बीज का तेल जो होता है उसको कैस्टर ऑयल कहते हैं। कपास के बीजों का तेल क्या लिखा रखा है, कैस्टर ऑयल। और बीजों से तेल निकालने के बाद में जो कपास का जो डंठल बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, खड़ चूरी, जो गायों को खिलाते हैं, खड़ चूरी खिलाते हैं, काले से रंग की जो है वो कपास का है, बिनोला। कैस्टर अंग्रेजी में कैस्टर कहते हैं, हिंदी में इसको बिनोला कहते हैं। हिंदी में इसको बिनोला कहते हैं। कपास के बीजों का तेल बिनोला कहलाता है। ये बिनोले का तेल जो है होता है, ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन हमारे लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं है।
बीकानेर में जो भुजिया बनते हैं वो 80% बिनोला के तेल में बना के देते हैं। जितने भी बड़े बड़े जो भुजिया वाला है ना, उनको पूछो, और जो मूंगफली के तेल में भुजिया बना के देते हैं तो उनका भुजिया 15-20 दिन से ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि मूंगफली का तेल क्या होगा, बहुत जल्दी स्मेल आने लग जाएगी। लोगों के पास भुजिया 3 महीने पड़े रहते हैं। बिशन लाल बाबूलाल लाए 3 महीने पड़े हैं। बिशन लाल जी से पूछो आपने क्या डाला, तो वो बिनोले का तेल का प्रयोग करें। और ये जो फेमस भुजिया वाले हैं जो रोज़ बनाते हैं और रोज़ बेचते हैं, वो मूंगफली के तेल में बनाते हैं। तो मूंगफली के तेल का भुजिया टेस्टी भी अच्छा होगा, लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अपने को बाहर लेके जाना है, या कई लोग बिनोले का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कपास के बीजों का तेल होता है, वो ज़्यादा इतना यूज़फुल नहीं होता। कपास सूती वस्त्र बनाने के काम में लेते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में कपास तो खूब होता है लेकिन सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में विकसित नहीं है। कपास खूब होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, हड़ौती क्षेत्र है, अनुकूल वातावरण नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए चाहिए वातावरण में नमी, सीमेंट के लिए चाहिए वातावरण में शुष्कता। तो सीमेंट के लिए तो हमारा बहुत सूटेबल है, सूती वस्त्र के लिए चाहिए नमी। हमारे यहाँ नमी है ही नहीं, एकदम बिल्कुल ड्राइनेस है। नमी नहीं होने की वजह से कपास जो है वो निर्यात किया जाता है। नमी नहीं होने की वजह से राजस्थान से कपास निर्यात होता है। अधिकतर कपास हम महाराष्ट्र को, गुजरात को, इनको निर्यात कर देते हैं गांठों के रूप में। कपास का व्यापार किस में होता है, गांठों के रूप में होता है। तो कपास होता खूब है, उद्योग नहीं है। तो एक संस्था भी बना रखी है, CCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गंगानगर। इसका काम है किसानों से कपास खरीदना और दक्षिण भारत में या गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ सेल करना। कपास राजस्थान में खूब है। अफीम, अफीम आ जाइए। पहले आता है बीज। अफीम के बीज क्या कहलाते हैं, अफीम के बीज अब इस गर्मियों में लोग खसखस खूब खा रहे हैं, खसखस का शरबत, खसखस का तेल, अफीम का बीज, खसखस। पौधा क्या कहलाता है, पॉपी। पौधे में फल लगा, फल तोड़ा, फल का रस निकाल लिया और इकट्ठा कर लिया। कई बार अखबार में आपने पढ़ा होगा अफीम का दूध पकड़ा गया, ऐसा भी कई बार आता है अखबार में, अफीम का दूध पकड़ा गया, मतलब अफीम का रस इसका फल का रस पकड़ा गया। अब इस रस तो ये दूध की तरह होता है। अब इस रस को हम पड़े रखें, रस सूखने लग जाएगा तो रस क्या पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। काला पड़ने पर ये क्या हो जाएगा, अफीम कहलाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड, काला सोना, काला सोना अफीम का दूसरा नाम। क्योंकि रस सूख जाएगा तो काला पड़ जाएगा। रस होगा वो दूध की तरह होगा, धीरे धीरे उसको सुखाएंगे तो दूध सूखते सूखते अपने जैसे होता है ना, ये गुड़ की तरह या इस तरह से थोड़ा सॉलिड हो जाएगा तो वो ब्लैक गोल्ड बन जाएगा। मॉर्फिन है अफीम के अंदर रसायन, नारकोटिक्स में आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन के कारण अफीम के सेवन से क्या होता है, नशा आता है। सदियों से अफीम का प्रयोग हम जो है वो दर्दनाशक के रूप में करते आए हैं। दर्दनाशक के रूप में सदियों से प्रयोग होता है। पुराने ज़माने में क्लोरोफॉर्म, इथर्स वगैरह से बेहोश करने के नहीं थे। किसी का ऑपरेशन करना है तो क्या करते थे, अफीम दे दो उसको, या फिर माथे पर एक वो है डंडा मारते थे, वो बेहोश हो गया, उसके बाद में उसका ऑपरेशन करते थे। पुरानी जो है देखा ना 500 साल पहले, 200 साल। तो अफीम जो है वो मॉर्फिन की वजह से नशा करता है। चूंकि अफीम नारकोटिक्स में शामिल कर रखा है तो अफीम की खेती जो है वो सारी की सारी क्या होती है,
सरकार की अनुमति से होती है। सरकार से लाइसेंस लेकर के खेती कर सकते हो, बिना लाइसेंस अफीम नहीं उगा सकते, आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार अफीम की खेती का लाइसेंस केवल यही देती है पूरे राजस्थान के अंदर, इसके अलावा कहीं पर भी अफीम का कहीं किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता, केवल इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में हड़ौती क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक अफीम उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, कोटा है, ये सारा का सारा अफीम का बेल्ट है। लाइसेंस गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया जाता है, नारकोटिक्स ऑफिसर आता है, वो आपके खेत को मापता है कि आपने कितना बीघा में अफीम बोई है। जो आपने बोई है वो सारी की सारी उस नारकोटिक्स विभाग को जमा कराना पड़ता है, फिर वो थाने में जाके जमा होती है। फिर सरकार की तरफ से दवाइयों की कंपनियों को बहुत ज़्यादा चाहिए, खांसी की दवाई वाले हैं, दर्दनाशक गोलियों वाले हैं, सरकार की तरफ से कंपनियों को सेल के, जैसे अपने बीकानेर मोहता रसायनशाला है, हर साल 20-30 किलो अफीम खरीदता होगा, क्योंकि इनकी दवाइयाँ जो बनती है उसमें अफीम की मात्रा होती है, चाहे खांसी की हो चाहे दर्द की हो। तो अफीम एज ए मेडिसिन के रूप में थोड़ी बहुत मात्रा में, हल्की सी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या है, एक किसान को 10 बीघा में अफीम की बुआई की परमिशन मिली, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर आता है, यदि आप 10 बीघा में अफीम, वो उसको लालच देता है कि 5 बीघा और कर ले, मैं कागजों में 10 बीघा ही बता दूंगा। बुआई तो कर रहा है वो 15 बीघा पर, और ये अधिकारी नारकोटिक्स जो इंस्पेक्टर है वो अधिकारी कितने में दिखा रहे कागज में? 10 बीघा। 5 बीघा पर क्या होगी? सरप्लस अफीम होगी। सरप्लस अफीम किसको बेची जाती है? तस्कर। तो अफीम उस तरह से सामान्य व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाती है। नहीं तो आप अगर लाइसेंस हो सारा काम, तो अफीम आपको कौन देगा? वो तो सारी की सारी सरकार को देनी पड़ेगी। तो यहाँ ये नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बहुत गड़बड़ कर नारकोटिक। और अफीम एक ऐसा पौधा है जो अपने बीकानेर में कहीं पर भी आसानी से उग सकता है। बज्जू कोलायत होकर के सब जाते हैं तो लोगों ने क्या किया, सरसों का खेत है, बीच में थोड़ा सा क्या गैप कर देते हैं, चारों तरफ सरसों है, बीच में 1000 पौधे अफीम के लगा दिए और उसको विक्रय कर देते हैं। लेकिन बहुत बार पकड़े जाते हैं, क्यों? खुशबू की वजह से। अफीम के पौधे की खुशबू बहुत तेज होती है। अगर यहाँ किसी ने कोई 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में घर में अगर 10 पौधे अफीम के लगा रखे हैं तो आसपास वालों में सबको पता चल जाएगा यहाँ अफीम है, खुशबूदार बहुत है। बैन है इसका अफीम का। एक परंपरा भी मैंने आपको बताया था, रियाण। क्या होता है? अफीम और केसर का घोल मेहमानों को पिलाते अपने मारवाड़ क्षेत्र में। रियाण परंपरा, घर में कोई फंक्शन है तो जो मेहमान आते हैं उनको अफीम और केसर का घोल पिलाते हैं। इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, नारायण सिंह माणकलाव, जोधपुर का है। इसने राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन चलाया, बहुत हद तक सफल भी रहा। ये बहुत सारे गांवों में इसने अफीम सेवन को रुकवाया, बहुत सारी जातियों में अफीम सेवन को रुकवाया। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा में समाज सेवा के लिए मनोनीत किया। 2004 से 2010 तक यह राज्यसभा का मनोनीत सांसद रहा। मनोनीत सांसद राजस्थान में 70 साल में केवल एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुआ, नारायण सिंह। चलिए लिखिए। सामान्यतः उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरा स्थान है। सर्वाधिक जौ गंगानगर व जयपुर, गंगानगर देन आफ्टर जयपुर, सर्वाधिक जौ गंगानगर व जयपुर में होती है।
वर्तमान में मधुमेह के रोगी जौ का प्रयोग करते हैं। भोजन के रूप में जौ का प्रयोग, मधुमेह के रोगी भोजन के रूप में जौ का प्रयोग करते हैं। जौ का प्रयोग करते हैं किसमें? जौ की किस्में ज्योति व राजकिरण, ज्योति व राजकिरण, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ज्योति और राजकिरण। राजकिरण, ज्योति नंबर सेकंड, राजकिरण। ज्वार, ज्वार। राजस्थानी में सोरगम कहा जाता है। सोरगम, सड़क वाला सोरगम, राजस्थानी में सोरगम कहा जाता है। इसकी बुआई अजमेर में व उत्पादन पाली में सर्वाधिक होता है। बुआई अजमेर में, उत्पादन पाली में सर्वाधिक होता है। पाली में सर्वाधिक होता है। किसमें? चरी फर्स्ट, चरी सेकंड, चरी एक, चरी दो। चरी ज्वार की किस्म का नाम है चरी। चरी सेकंड, चरी फर्स्ट, चरी सेकंड। दलहन नेक्स्ट, दलहन यानी दालें। दलहन का मतलब क्या हुआ? दालें। पहला लिखिए रबी की दलहन, रबी की दलहन। फर्स्ट चना, चना। तो पहला पॉइंट लिखिए, चने में राजस्थान देश में प्रथम है 23.4%। चने में राजस्थान देश में प्रथम है 23.4%। 23.4%, देश का 23.4% राजस्थान में है। उत्पादन सामान्यतः मावठ पर निर्भर करता है। उत्पादन सामान्यतः मावठ पर निर्भर करता है। मावठ, आज अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ था स्पष्ट कि इस बार लानिनो का जोर कम है और एलिनो का जोर कम है, लानिनो का जोर ज़्यादा है। तो बारिश जो है वो सामान्य से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि लानिनो क्या है? बारिश लाता है, मानसून को धकेलता है, और एलिनो मानसून को रोकता है। तो इस बार बारिश जो है वो सामान्य से थोड़ी ज़्यादा होगी लानिनो की वजह से। चने का उत्पादन मावठ पर निर्भर करता है। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन चने का ही है। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन भी चने का है। सर्वाधिक उत्पादन चने का है। क्षेत्र बीकानेर हनुमानगढ़, क्षेत्र बीकानेर हनुमानगढ़। दूसरा लिखिए मसूर, रबी। रबी के दलहन में सेकंड आ जाता है मसूर। मसूर। बुआई व उत्पादन दोनों सर्वाधिक बूंदी। बुआई व उत्पादन दोनों कहाँ होते हैं? बूंदी। बूंदी, मसूर की बुआई भी बूंदी में, उत्पादन भी बूंदी में। अब आ जाइए खरीफ की दलहन। खरीफ की दलहन, खरीफ की दलहन। मोठ,
मोट। बीकानेर, मोट की बुआई व उत्पादन दोनों में बीकानेर प्रथम है। भुजिए बनते हैं बीकानेर में मोट से। बुआई व भुजिए किसके बने होते हैं? मोट से। बुआई व उत्पादन दोनों में बीकानेर प्रथम है। जड़िया व ज्वाला मोट की किस्में हैं। जड़िया, जड़िया, जड़िया व ज्वाला, जड़िया व ज्वाला मोट की किस्में हैं। मोट की किस्में हैं। मूंग, 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 बुआई व उत्पादन नागौर। मूंग, मोट के बाद में सेकंड मूंग, बुआई व उत्पादन नागौर। सेकंड पॉइंट, मूंग भूमि की उर्वरता तेजी से बढ़ाता है। मूंग भूमि की उर्वरता को तेजी से बढ़ाता है। भूमि की उर्वरता सबसे ज्यादा दलहन में कौन सी दलहन बढ़ाएगी? मूंग। किस्म RS4, RS करके साइफन फिर 4, RS4। उड़द, उड़द, बुआई व उत्पादन बूंदी। उड़द में कौन है? बूंदी। बुआई व उत्पादन बूंदी। अरहर, 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 बुआई व उत्पादन बांसवाड़ा। अरवर इधर नहीं होता है, बांसवाड़ा। ग्वार, ग्वार को भी दलहन में शामिल किया जाता है वैसे। ग्वार, ग्वार, ग्वार होता है ना, ग्वार गायों को देते हैं ना, ग्वार। ग्वार अपन वैसे खाते नहीं है, लेकिन ग्वार आता दलहन में ही है। ग्वार देते हैं ना, हाँ बाजरा जैसे होता है, ग्वार के दाने होते हैं गायों को, इनको पहले। आजकल तो ग्वार कम हो गया। कोई टाइम में ऐसा था कि यूरोप के अंदर जो है वो सिंथेटिक गोंद नहीं होता था। सिंथेटिक गोंद नहीं होने से राजस्थान के ग्वार की पूरे अमेरिका में, यूरोप में ज़बरदस्त डिमांड रहती थी। और आज से 3-4 साल पहले तक ग्वार की रेट होती थी 40,000 रुपये क्विंटल। अभी रेट है 3,000 रुपये, 2,500 रुपये क्विंटल। कोई टाइम में इसकी रेट थी 40,000 रुपये क्विंटल। ग्वार का सट्टेबाजी भी बहुत ज़्यादा होती थी। ग्वार का इस्तेमाल किस में होता है? ग्वार गम, गम माने गोंद। तो ग्वार का उपयोग, ये जो दवाइयों के कैप्सूल जो होते थे वो कैप्सूल बनते थे यूरोप में। अब उन्होंने क्या सिंथेटिक बना लिए, तो उपयोग कम हो गया, तो वापस बीकानेर ठंडा हो गया। नहीं तो कोई टाइम में बीकानेर के अंदर ये ग्वार, ये हनुमानगढ़ के अंदर एक था फेमस BD अग्रवाल उद्योगपति, जो कि ग्वार से अरबों रुपए उसने कमाए थे। क्योंकि वो इसमें होता है ना अपने NCDX में जो होता है सट्टेबाजी का, उसमें उसने रेट बढ़ा दी थी 40-40 हज़ार रुपये तक ग्वार का है। गंगानगर साइड का, बिल्कुल सही बताया। गंगानगर का, उसकी लड़की वहाँ से MLA है BD अग्रवाल की, और उसने ग्वार से खूब पैसा कमाया था कोई टाइम के अंदर। बाद में तो उसने वहाँ मेडिकल कॉलेज तक खोल दिया था। अब तो खैर वो मर ही गया वो, और वो बाद में वो खुद दिवालिया हो गया। फिर जब सट्टेबाजी करी तो उसमें वो खुद भी कमज़ोर हो गया। चलिए आगे लिखिए। ग्वार देश का 70% से अधिक बीकानेर में होता है। देश का 70% से अधिक राजस्थान में होता है, ऐसा कर दीजिए। प्रथम स्थान बीकानेर, प्रथम स्थान बीकानेर। जय दुर्गा, दुर्गामणि ग्वार की किस्में हैं। जय दुर्गा, दुर्गामणि ग्वार की किस्में हैं। जय दुर्गा, दुर्गामणि ग्वार की किस्में हैं। अब आ जाइए व्यापारिक फसलें।
व्यापारिक फसलें। हाँ हाँ, तो मोठ से प्रोटीन तो गई, लेकिन वो प्रोटीन कम और वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अभी क्या, कार्बोहाइड्रेट तेल हो गया, फैट ज़्यादा हो गया, नमक डालेंगे नमक ज़्यादा हो जाएगा, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी है कुछ, वो सोडा वगैरह डालते हैं। बाकी भुजिया, अगर आपको प्रोटीन सही चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ है चना। चना जो खाना है, अगर किसी को प्रोटीन कमी है तो सबसे बेस्ट डाइट चना है। ना तो इसमें फैट है, ना इसमें कोई नमक है। और अगर कोई भी व्यक्ति सवेरे अगर थोड़ा वज़न जिनका कम है या जिनका मसल्स कमज़ोर है, 15-20 चने 30 चने रोज़ खाए, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। बादाम से ज़्यादा गुणकारी है, अदर ड्राई फ्रूट्स आते हैं, अखरोट काजू, इनसे ज़्यादा गुणकारी है। सबसे सही ड्राई फ्रूट्स देखा जाए तो चना है। चना जो आते हैं ना अपने भुने हुए चने जो मिलते हैं नया कुएं के आसपास में, हाँ हाँ आते हैं ना वो सेके हुए चने जिसको अपन करते हैं। सवेरे दूध पीते हैं तो उसके साथ में 15-20-30 चने खाएं, सबसे बेस्ट डाइट है। इससे बढ़िया डाइट नहीं है। हाँ कौन सा? हाँ भिगो के खाओ, वो भी अच्छा है। बाकी कहीं भिगो के खाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो सिके हुए चने मिल जाते हैं, आराम से खा सकते हैं, आराम से। व्यापारिक फसलें, अच्छा टेस्ट है क्या?